नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास सीबीएसई की इंग्लिश की फर्स्ट पोएम के बारे में। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द लिटरेचर कैनन। दोस्तों, दिस पोएम बेसिकली डस्ट ऑफ स्नो is a very simple and short poem, but yet with its very deeper and larger meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten up one's day. यानी कि एक कोई भी कुदरत के द्वारा किया गया छोटा सा एक्ट, जैसे कि किसी के चेहरे के ऊपर, किसी की बॉडी के ऊपर बर्फ़ की कुछ दानों का गिरना, यानी कि डस्ट का गिरना, स्नो की जो डस्ट होती है, वो किसी के पूरे दिन का ऑरा, यानी कि उसके पूरे दिन का जो नेचुरल फ्लो है उसको चेंज कर सकता है। और दोस्तों, यही जो मैसेज है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट देना चाहते हैं, उन्होंने उनको बहुत ही खूबसूरत शब्दों के अंदर बताया है। ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग। अभी आप जैसे कि इस तस्वीर में देख सकते हैं, देयर इज अ hemlock tree, a black crow is sitting on the branches, and the crow is shaking down the ice, that means the snow. So let's firstly read the poem. Dust of snow, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. This short poem by Robert Frost, it throws light upon unimaginable healing power of nature and tiny thing. From a bad mood to ill health, there is nothing that cannot be cured by nature. So the author here was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. So the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. This is a scene where the poet is in a bad mood and he is walking by a tree, a hemlock tree. A hemlock tree is a poisonous tree, and he passes by. A crow happens to throw some snow dust on him. Whether it falls on his head or shoulders is unknown, as there is no specific mention in the poem. Also, the readers are left in doubt about the bird's specific action, whether the crow was landing, shivering with cold, readjusting itself on the branches, or taking off. It happened to send some particles of snow upon the author. Here, the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. इसको हम अब थोड़े आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले बताया जाता है कि जब हमारा पोएट है, पोएट वॉज इन अ बैड मूड, यानी कि वो एक खराब मूड के अंदर था। एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है सीन की ओपनिंग में। एंड ही वॉज वॉकिंग बाय अ ट्री, और जो कि ट्री कौन सा था? हेमलॉक। और हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस, यानी कि एक जहरीला पेड़ होता है जो, बट जहरीला पेड़ ज़रूर है, लेकिन इट इज़ नेचर हैज़ एवरीथिंग इन इट। सो एज ही पासिस बाय अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम, यानी कि जैसे ही वो उसके पास से गुजरता है तो एक क्रो, यानी कि एक कौवा बैठा होता है जो थोड़ी सी स्नो, यानी कि स्नो डस्ट जो होती है वो उस पोइट के ऊपर गिरती है। अब यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिकली जगह नहीं बताई गई है कि ये जो स्नो गिरती है उसके सिर पे गिरती है, उसके शोल्डर्स पे गिरती है या उसके फेस पे गिरती है। और उसके साथ ही हमें ये भी नहीं यहाँ पर बताया जाता कि जो क्रो है उसकी यहाँ पर मूवमेंट क्या थी, मतलब कि क्रो का एक्शन क्या था। क्रो वहाँ पे बैठा हुआ भी हो सकता है कि वो शिवरिंग कर रहा हो, यानी कि वो ठंड से कांप रहा हो, या फिर वो क्रो उड़कर आया था वहाँ पे लैंड करने, यहाँ पे बैठने लगा था, या फिर वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठा था और अपने आप को थोड़ा सा रीएडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो वहाँ से उड़ने की तैयारी में था। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि ये दोनों ही चीज़ें, यानी कि एक कौवा और एक पेड़, ये दोनों ही चीज़ें
नेचुरल हैं, यानी कि कुदरत के द्वारा बनाई गई चीज़ें। अब ये नेगेटिव हैं तो हैं, नेगेटिव क्यों हैं? क्योंकि लिटरेचर आर्कीटाइप्स के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि जो चीज़ पॉइजनस है या ब्लैक है, जैसे कि क्रो है यहाँ पे, और पॉइजनस यहाँ पे ट्री है, जैसे स्नेक को भी बोला जाता है पॉइजनस, वैसे ही यहाँ पे पॉइजनस ट्री है। तो ये दोनों चीज़ें हैं तो नेगेटिव, लेकिन जो इनके द्वारा एक्शन होता है, जो कुदरत यहाँ पे, इनके जो नेचर यहाँ पे जो एक्शन इनके द्वारा मॉडिफाई करती है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। सो एंड में यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है फर्स्ट एंसर में, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, दैट मीन्स टू एजेंट्स ऑफ नेचर, यानी कि दोनों ही जो चीज़ें हैं, चाहे वो हेमलॉक ट्री हो या फिर एक क्रो हो, वो किसके सिग्निफायर हैं, उनसे क्या सिंबलाइज होता है? सैडनेस एंड ग्लूम, यानी कि उनसे निराशा और दुख, ये दोनों चीज़ें ही बताई जाती हैं। और वैसा ही उस टाइम पे पोएट का मूड भी था। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें सीखने को क्या मिलेगी? चलो बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. For reasons unknown, the author was having a terrible day, but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. Instantly यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जैसे ही उसके फेस के ऊपर या उसके हेड के ऊपर ये एकदम से बर्फ़ गिरती है, यानी कि जब वो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, जो पोएट का मूड है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, जैसे कि वो स्विच ऑन ऑफ हो गया हो। मेरे ख्याल से स्विच ऑन ऑफ करने वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ भी बिल्कुल वैसे ही है। एक कुदरत के एक छोटे से एक्ट, यानी कि नेचर के एक छोटे से एक्ट ने पोएट के जो मूड है उसको चेंज कर दिया है टोटली। सो ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड बाय द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। जैसा कि हमने फर्स्ट एंजा में अभी पढ़ा था, जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिविटी, यानी कि सैडनेस या फिर ग्लूम का प्रतीक है। लेकिन इनके द्वारा जो एक्शन यहाँ पे किया गया है वो पोएट के मूड को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर देता है, यानी कि सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज कर देता है। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, वी ऑल नो दैट, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness. यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बुरा समझते हैं, जिन्हें हम गलत समझते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव समझते हैं, वो चीज़ें भी हमारी लाइफ में खुशी और उल्लास ला सकती हैं। One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे हमें दे रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और हमेशा कुदरत जिस तरीके से हमें कुछ देना चाहती है, जिस तरीके से हमें कुदरत ब्लेस करना चाहती है, हमें उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। सो द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर, thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. मतलब क्या है कि वो बेकार में ही इतना ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा छोटी थी कि उसका जस्ट मूड बस ऑफ था, और एक छोटे से एक्ट ने, नेचर के, कुदरत के एक छोटे से एक्ट ने उसके पूरे के मूड को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दिया। सो द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस and it combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poem as the careers of happiness in life of narrator, and it is ironical. यही चीज़ हमें यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताने की कोशिश करती है। ये एक सच्चाई है कि जैसे हेमलॉक ट्री था और क्रो उसके साथ था, ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिव थी और डूम ऑफ फियर, या फिर हम ये कहें कि सैडनेस का प्रतीक थी, लेकिन ये उसकी लाइफ में कैसे आई यहाँ पर एज करियर्स ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ नरेटर, उसकी लाइफ में एक करियर ऑफ हैप्पीनेस बन के आए। सो द पोएट थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स हैज ट्राइड टू हाईलाइट that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे दर्शाई गई है दोस्तों कि
कई बार ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर होती हैं जिनसे हमें ये पता होता है कि ये नेगेटिव हैं या इनसे कुछ नेगेटिव होगा, इनको देख लेने से, इनको छू लेने से, इनके साथ रहने से, लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें जो भगवान ने हमें हमारी कुदरत के अंदर दी हुई हैं, दे आर नॉट नेगेटिव ऑलवेज, दे कैन बी द ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस, यानी कि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज भी ला सकती हैं और बहुत बड़ी खुशी भी ला सकती हैं। सो बीइंग आउटडोर्स इन नेचर with all its unpredictability can benefit anyone anywhere at any time। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा कुदरत की गोद में रहना ये कभी भी और कहीं भी और किसी को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी दे सकता है। बात करते हैं इस पोएम के अंदर यूज़ की गई लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू नो। सबसे पहले इस पोएम की राइम्स की, वी हैव ओनली 2 स्टैंजास, 8 lines, so it is very simple, A B A B C D and C D. This is the rhyme scheme. Now the second literary device, that is alliteration, the occurrence of the same consonant or consonant sound at the beginning of adjacent or closely connected words। We all know that जब भी consonant sound या consonant word यानी कि consonant letter यूज होता है सेम लाइन के अंदर, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइन है हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी कि यहाँ पे ह का जो साउंड है एच, ह का जो साउंड है हैज़ और हार्ट के अंदर सेम है। वैसे ही एक और एग्जांपल है यहाँ पे एलिट्रेशन की, एंड सेव्ड सम पार्ट। तो यहाँ पे सेव्ड के अंदर स का साउंड और सम के अंदर स का साउंड, दैट इज एलिट्रेशन। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन यहाँ पे दिखाई गई है, when the structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme, this poetic license is called inversion। in stanza 1 inversion can be seen। और उसके बाद हम देखते हैं assonance। Assonance, the prominence of a vowel sound throughout a line is called assonance। in stanza 1 line 2 shook down on me, यहाँ पे जो ओ का साउंड है, ओ साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस लाइन। और अब उसके बाद हम देखते हैं सिनेक्डॉक। सिनेक्डॉक इज यूज where the poet said his heart undergone a change in mood which actually represented in his entire personality। मतलब यहाँ पे कहने का गया है सिनेक्डॉक एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर पोइट कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है कि एक छोटे वर्ड से वो बहुत बड़ी चीज़ को दिखाता है और किसी बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटे वर्ड से दिखाता है, राइट। सो एंड में हमारे पास यहाँ पे आती है एनजेममेंट। एनजेममेंट जो है व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, दैट इज कॉल्ड एनजेममेंट। सो अगर हम देखेंगे इस पोएम की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लामेटरी साइन, हाइफन कुछ भी यूज नहीं हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एनजेममेंट। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। और इसके अलावा भी दोस्तों हमें यहाँ पे इमेजरी देखने को मिलेगी, यहाँ पे सिंबलिज्म देखने को मिलेगा, जैसे क्रो है, हम लोग ट्री है, ये एक सिंबल है मिजरी के, सोरो के, डेथ के। वैसे ही इमेजरी यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोर्ट्रे करते हैं विद द विंटर स्नो डे, हेमलॉक ट्री, द क्रो, ये इमेजरी बहुत विविड होती है। सो देर आर ऑल्सो इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म इज ऑल्सो देयर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट्स में आप मेरे को कोई भी सजेशन इसके रिगार्डिंग दे सकते हैं। एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड रेफरेंस टू कंटेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।